हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ब्लू बोर्ड क्लासेस। और एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है बेसिक साइंस की सीरीज़ के इस एक और इंटरेस्टिंग लेक्चर में। दोस्तों, बेसिक साइंस की सीरीज़ के माध्यम से हमारा प्रयास आपको विज्ञान के बेसिक से अवगत करवाना तथा विज्ञान को आप तक सरल व सहज तरीके से पहुंचाने का है। और इसी कड़ी में दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं विज्ञान के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हम जानेंगे विज्ञान किसे कहते हैं, विज्ञान क्या होता है, उसकी महत्वपूर्ण शाखाएं कौन कौन सी है, और उन शाखाओं को भी आज हम यहाँ विस्तृत रूप से जानेंगे, उनकी चर्चा करेंगे। साथ ही हम देखेंगे विज्ञान के महत्व के बारे में, विज्ञान का क्या महत्व है। और इस लेक्चर के अंत में दोस्तों, मैं आज आपके साथ कुछ ऐसी इम्पोर्टेंट टिप्स और ट्रिक्स शेयर करूंगा जो आपको विज्ञान को पढ़ने और समझने में आपकी काफ़ी सहायता करेंगी। तो यदि आप भी ये सब जानना चाहते हैं तो लेक्चर को पूरा लीजिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा और हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। लेकिन यदि आप सिर्फ परिभाषा जानने के लिए वीडियो देख रहे हैं तो दोस्तों रुक जाइए, ये वीडियो आपके लिए नहीं है। यदि आपको सिर्फ परिभाषा जाननी है तो उसके लिए हमने अलग से साइंस डेफिनेशन यानी विज्ञान परिभाषाओं के नाम से एक अलग प्लेलिस्ट बना रखी है, जहाँ पर आपको मिलेंगी विज्ञान से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण परिभाषाएं बिल्कुल सिंपल और शॉर्ट में, वो भी बिना किसी अतिरिक्त ज्ञान के। आप वहाँ जाकर परिभाषाओं को देख सकते हैं। और यदि आप धैर्यपूर्वक बैठकर पूरे लेक्चर को अच्छे से समझना चाहते हैं तो दोस्तों हमारे साथ बने रहिए और हर एक बात को बड़े ध्यान से सुनिएगा, देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। दोस्तों, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि आने वाले सभी लेक्चर्स का नोटिफिकेशन आपको ज़रूर मिले और आप किसी भी लेक्चर को मिस ना करें। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का हमारा लेक्चर। विज्ञान प्रयोगों तथा प्रेक्षणों पर आधारित प्रकृति के सुव्यवस्थित और क्रमबद्ध ज्ञान को ही विज्ञान कहते हैं। दोस्तों, यदि इस परिभाषा को आप ध्यान से देखेंगे तो इसकी शुरुआत में दो बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द प्रयोग किए गए हैं, प्रयोगों तथा प्रेक्षण। जी हाँ दोस्तों, विज्ञान के दो मजबूत आधार होते हैं, प्रयोग और प्रेक्षण। विज्ञान किसे कहते हैं क्या आप जानते हैं? दोस्तों, हर वो चीज जो प्रयोगों और प्रेक्षणों के आधार पर साबित की जा सकती हो उसे ही विज्ञान कहा जाता है। और ज्ञान और विज्ञान में यही फर्क होता है दोस्तों। कोई भी जानकारी या सूचना जो होती है वो ज्ञान कहलाती है, लेकिन यदि किसी जानकारी या सूचना को प्रयोगों तथा प्रेक्षणों के आधार पर सिद्ध कर दिया जाए तो वह विज्ञान बन जाती है। और जो आधा अधूरा ज्ञान होता है ना दोस्तों, उसे अज्ञान कहते हैं। आई होप आपको ज्ञान और विज्ञान में अंतर अच्छे से समझ आ गया होगा। विज्ञान हमारी जिंदगी का एक अभिन्न अंग है। सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक हम जितनी भी वस्तुओं का प्रयोग करते हैं, फिर चाहे वो एक छोटी सी सुई हो या बड़ी सी मोटर कार, सभी विज्ञान की ही देन है। दिन भर में जितनी भी क्रियाएं या परिवर्तन हमारे शरीर और बाहरी वातावरण में होते हैं, सब विज्ञान का ही स्वरूप है। जी हाँ दोस्तों, हम सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक जितनी भी क्रियाएं हमारे शरीर के अंदर होती है, बाहरी वातावरण में होती है, या जितनी भी चीज़ें, जितने भी गैजेट्स हम यूज़ करते हैं, चाहे छोटी से छोटी हो या बड़ी से बड़ी, वो सब हमें विज्ञान से ही मिली है। इसलिए विज्ञान हमारी दैनिक जीवन का एक अभिन्न अंग है। विज्ञान का शाब्दिक अर्थ है विधन ज्ञान, अर्थात विशिष्ट ज्ञान। दोस्तों, जब विज्ञान को तोड़ा जाता है, जब उसका विच्छेद किया जाता है विज्ञान शब्द का, तो दो अलग अलग शब्द निकल कर आते हैं। एक होता है वी और दूसरा होता है ज्ञान। वी अर्थात विशिष्ट और ज्ञान यानी जो नॉलेज होता है उसे हम ज्ञान कहते हैं। अर्थात विज्ञान का अर्थ होता है विशिष्ट ज्ञान। ठीक है, तो विशिष्ट ज्ञान को हम क्या कहते हैं? विज्ञान कहते हैं। वहीं अगर हम इंग्लिश वर्ड साइंस की बात करें तो साइंस शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द साइंटिया से हुई है, जिसका अर्थ होता है जानना। हिंदी में हमने देखा विज्ञान का शाब्दिक अर्थ होता है विशिष्ट ज्ञान। वहीं अगर हम साइंस शब्द की बात करें जो लैटिन भाषा से उत्पन्न हुआ है,
तो उसका अर्थ भी क्या होता है, जानना। दोस्तों अब हम विज्ञान को अच्छे से समझते हैं और इस चार्ट के द्वारा आप विज्ञान को काफी अच्छे से समझ पाएंगे। आप बड़े ध्यान से सुनिएगा और देखिएगा अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ और जो आपको समझाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। दोस्तों विज्ञान जो है उसे दो भागों में डिवाइड किया जाता है। मेनली विज्ञान की दो शाखाएं होती है, एक होती है प्राकृतिक विज्ञान और दूसरी होती है सामाजिक विज्ञान। क्योंकि अभी हम प्राकृतिक विज्ञान पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो अब हमारा मेन फोकस जो होगा वो किस पे होगा, प्राकृतिक विज्ञान के ऊपर। लेकिन सामाजिक विज्ञान का भी मैं एक शॉर्ट इंट्रो आपको दे देता हूँ दोस्तों, ठीक है। सामाजिक विज्ञान यानी विज्ञान की वह शाखा जो समाज से जुड़ी हुई होती है और इसके अंतर्गत हम मेन क्या देखते हैं, इतिहास हुआ, भूगोल हुआ, समाज शास्त्र हुआ, राजनीति शास्त्र हुआ, कानून हुआ, ये सभी जो है सामाजिक विज्ञान की शाखाएं हैं। पर क्योंकि हमारा आज का विषय जो है प्राकृतिक विज्ञान है तो हम उसी पे फोकस करेंगे। तो प्राकृतिक विज्ञान यानी जो प्रकृति से जुड़ा हुआ है, विज्ञान की वह शाखा जो प्रकृति से जुड़ी हुई वो प्राकृतिक विज्ञान कहलाती है। अब प्राकृतिक विज्ञान को भी फिर हम दो भागों में डिवाइड करते हैं, एक होता है भौतिकी विज्ञान और दूसरा होता है जैव विज्ञान। भौतिकी विज्ञान यानी फिजिकल साइंस, भौतिक विज्ञान के अंतर्गत पृथ्वी पर पाई जाने वाली या पृथ्वी के बाहर वे सारी वस्तुएं जो भौतिक है, ठीक है, जितनी भी भौतिक वस्तुएं पाई जाती है उनका अध्ययन भौतिकी विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। और जैव विज्ञान, जैव यानी जीवित यानी जैविक, ठीक है, तो जितनी भी जैविक वस्तुएं होती है उन सब का अध्ययन जैव विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। अब इनको भी सब कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। जो भौतिकी विज्ञान यानी फिजिकल साइंस होता है उसको भी हम फिर दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। पहली होती है भौतिकी यानी फिजिक्स और दूसरी होती है रसायन यानी केमिस्ट्री, ठीक है। ये दोनों भौतिकी विज्ञान की दो प्रमुख शाखाएं हैं। फिर इनके अंतर्गत भी कई सारी शाखाएं हैं लेकिन अभी हमें सिर्फ इन्हीं को जानना है। वहीं अगर हम बात करें जैव विज्ञान की तो जैव विज्ञान के अंतर्गत आता है जीव विज्ञान, जिसमें हम सभी सजीवों का और उनकी प्रक्रियाओं का अध्ययन करते हैं। तो इस तरह से मेनली हमारे पास तीन सब्जेक्ट, तीन जो विज्ञान की शाखाएं निकल के आती हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, जिनका हम स्कूल में भी अध्ययन करते हैं और कंपटीशन एग्जाम्स में भी इन्हीं तीनों से महत्वपूर्ण शब्द आते हैं। दोस्तों आप चाहे तो इसे स्क्रीनशॉट करके भी अपने पास रख सकते हैं, ये चार्ट आपको काफ़ी हेल्प करेगा। तो हमने यहाँ पर जाना जो तीन शाखाएं हैं विज्ञान की, चाहे वो भौतिकी हो या रसायन हो या जीव विज्ञान, वो किस तरह से कौन कौन सी कैटेगरी में डिवाइड है। इसके बाद भी विज्ञान की अनेक शाखाएं होती है, ठीक है, लेकिन वो जितनी भी शाखाएं हैं वो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के अंडर में आती है, ठीक है। अलग अलग शाखाएं जो है वो यानी मेन तीन हमारी कौन सी ब्रांचेस है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। यदि आपको लगे, आप इंसिस्ट करेंगे तो मैं उस टॉपिक पर भी एक कंप्लीट लेक्चर तैयार करके आपको प्रोवाइड कराऊंगा कि कौन कौन सी ब्रांचेस किस कैटेगरी के अंतर्गत आती है। तो आइए दोस्तों, अब जबकि हम तीन शाखाओं के बारे में जान चुके हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, तो अब इन्हें एक एक करके और अच्छे से समझते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे भौतिकी यानी भौतिक विज्ञान के बारे में। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत द्रव्य तथा ऊर्जा और उसकी परस्पर क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है भौतिक विज्ञान कहलाती है। फिजिक्स शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के शब्द फुसिस से हुई है, जिसका अर्थ होता है प्रकृति। भौतिक विज्ञान को दो प्रमुख भागों में विभाजित किया जाता है। पहला चिर सम्मत भौतिकी यानी क्लासिकल फिजिक्स, जिसके अंतर्गत हम यांत्रिकी, ऊष्मागतिकी, ध्वनिकी, प्रकाशिकी और विद्युत गतिकी का अध्ययन करते हैं। और दूसरा होता है आधुनिक भौतिकी यानी मॉडर्न फिजिक्स, जिसके अंतर्गत हम परमाणु, नाभिक, संघनित द्रव, आपेक्षिकता का सिद्धांत, क्वांटम यांत्रिकी आदि का अध्ययन करते हैं। दोस्तों फिजिक्स जो है वो साइंस की एक बहुत ही इम्पोर्टेंट ब्रांच है, ठीक है।
और यहाँ जैसा कि हमने उसकी परिभाषा देखी, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत द्रव्य तथा ऊर्जा और उनकी परस्पर क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है वो क्या कहलाती है? फिजिक्स कहलाती है। फिजिक्स शब्द की उत्पत्ति भी ग्रीक भाषा के शब्द फूसिस से ही हुई है। यहाँ दोस्तों आप देखेंगे कि जितने भी शब्दों की उत्पत्ति होगी वो ज़्यादातर लैटिन वर्ड से ही होगी। ठीक है, तो फूसिस से हुई है और फूसिस का अर्थ क्या होता है? प्रकृति। ठीक है, भौतिक विज्ञान की दो प्रमुख शाखाएं होती है। पहली चिर संबंध भौतिकी यानी क्लासिकल फिजिक्स, यानी जो परंपरागत तरीके से चली आ रही है, और दूसरी जो आधुनिक भौतिकी यानी मॉडर्न फिजिक्स, जो बदलते समय के साथ फिजिक्स में ऐड हुई है नई, उनको हम बोलते हैं आधुनिक भौतिकी। दोस्तों, न्यूटन को फादर ऑफ फिजिक्स कहा जाता है। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, न्यूटन जो है उन्हें फादर ऑफ फिजिक्स कहा जाता है। लेकिन क्योंकि गैलीलियो गैलीलाई और अल्बर्ट आइंस्टीन का भी फिजिक्स में काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल है, इसलिए उन दोनों को क्या कहा जाता है? आधुनिक भौतिकी का जनक उन दोनों को माना जाता है। यानी फादर ऑफ फिजिक्स के रूप में हमारे सामने यहाँ पर तीन जनों के नाम आते हैं, न्यूटन, गैलीलियो और आइंस्टीन। इन तीनों को ही फादर ऑफ फिजिक्स माना जाता है। लेकिन सिर्फ इतना एक डिफरेंस कि न्यूटन जो है वो फादर ऑफ फिजिक्स है और गैलीलियो और आइंस्टीन जो हैं उन्हें फादर ऑफ मॉडर्न फिजिक्स माना जाता है। तो कंफ्यूज मत होइएगा दोस्तों, याद रखिएगा। अब हम बात करेंगे केमिस्ट्री के बारे में, यानी रसायन विज्ञान। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थों के संगठन, संरचना, गुणों और रासायनिक अभिक्रिया के दौरान इनमें हुए परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है, रसायन विज्ञान कहलाती है। देखिए दोस्तों, रसायन विज्ञान जो है वो क्या है? पदार्थों के संगठन, संरचना, गुण और अभिक्रिया के दौरान उनमें जो परिवर्तन होते हैं उनका अध्ययन क्या कहलाता है? केमिस्ट्री यानी रसायन कहलाता है। केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति कीमिया शब्द से हुई है, जिसे लेकर अलग अलग मत है। लेवोशिये को आधुनिक रसायन विज्ञान का जनक माना जाता है। देखिए दोस्तों, हम इतना जानते हैं कि जो केमिस्ट्री शब्द है, ठीक है, उसकी उत्पत्ति हुई है कीमिया शब्द से। लेकिन यहाँ इस कीमिया शब्द को लेकर भी अलग अलग मत जो है वो सामने आते हैं। कुछ का मानना है कि यह यूनानी शब्द है जिसका प्रयोग केमिस्ट्री के लिए किया गया। कुछ का मानना है कीमिया एक अरबी शब्द है जिसका अर्थ होता है रहस्य। कुछ का मानना है कि कीमिया जो है वो मिस्र के कैंप से उत्पन्न हुआ है, जहाँ पर जो रसायनों का काम करने वाले जो कारीगर होते थे उनको कीमियागार कहा जाता था, तो उससे केमिस्ट्री डिराइव हुआ है। तो ऐसे केमिस्ट्री शब्द को लेकर काफ़ी अलग अलग सिद्धांत या अलग अलग मत हैं, इसलिए हम किसी एक को यहाँ पर प्रूफ नहीं मान सकते हैं। हाँ, लेवोशिये को आधुनिक रसायन विज्ञान का जनक माना जाता है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट और कई बार अक्सर परीक्षाओं में पूछा भी जाता है, तो इसे आप अच्छे से याद रखिएगा कि लेवोशिये जो है उनको आधुनिक रसायन विज्ञान का जनक माना जाता है। भौतिक रसायन, अकार्बनिक रसायन, कार्बनिक रसायन, वैश्लेषिक रसायन आदि कुछ रसायन की प्रमुख और पारंपरिक शाखाएं हैं। लेकिन बदलते वक्त के साथ रसायन विज्ञान में कई सारी नई शाखाएं जुड़ती गई, जैसे औद्योगिक रसायन, जैव रसायन, नाभिकीय रसायन, भू रसायन आदि। इस प्रकार आज रसायन विज्ञान एक व्यापक रूप ले चुका है। दोस्तों, रसायन यानी केमिस्ट्री जो है आज वो एक बहुत ही व्यापक सब्जेक्ट बन चुका है विज्ञान के अंतर्गत। पहले जो थी वो केमिस्ट्री की कुछ गिनी चुनी ब्रांचेस थी, जैसे भौतिक रसायन, अकार्बनिक रसायन, कार्बनिक रसायन और वैश्लेषिक रसायन। ये कुछ प्रमुख और पारंपरिक शाखाएं थी रसायन की, जिनके अंतर्गत हम रसायन विज्ञान का अध्ययन करते थे। लेकिन बदलते समय के साथ साथ रसायन विज्ञान ने तरक्की की और आज जिस भी पर्टिकुलर रसायन की स्टडी की जाती है वो रसायन की एक नई ब्रांच बन जाती है। फॉर एग्जांपल, यदि आप उद्योग धंधों से जुड़े किसी रसायन का अध्ययन कर रहे हैं तो इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री बन जाती है। अगर आप जैव उत्पादों से जुड़े रसायनों का अध्ययन कर रहे हैं तो वो जैव रसायन के नाम से अलग ब्रांच बन चुकी है।
नाभिकीय रसायनों का अगर आप अध्ययन कर रहे हैं तो नाभिकीय रसायन एक अलग ब्रांच बन गई। यानी यह इतनी स्पेशलाइज हो चुकी है अब केमिस्ट्री कि हर एक नई ब्रांच एक नए सब्जेक्ट के साथ जुड़ती जा रही है। तो इसलिए आज की तारीख में जो है रसायन विज्ञान वो एक व्यापक रूप ले चुका है। अब हम बात करेंगे दोस्तों जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी के बारे में। विज्ञान की वह शाखा जिसमें सजीवों की उत्पत्ति, संरचना, वर्गीकरण, कार्यशीलता तथा उनमें होने वाली सभी प्रक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, जीव विज्ञान कहलाती है। बायोलॉजी शब्द ग्रीक भाषा के शब्दों बायोस यानी लाइफ तथा लोगोस यानी स्टडी से मिलकर बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है स्टडी ऑफ लाइफ यानी जीवों का अध्ययन। अरस्तु को जीव विज्ञान का जनक माना जाता है। जीव विज्ञान को मुख्य रूप से दो शाखाओं में विभाजित किया जाता है। पहली है प्राणी विज्ञान यानी जूलॉजी, जिसमें प्राणियों और जीव जंतुओं का अध्ययन किया जाता है, और दूसरी है पादप विज्ञान यानी बॉटनी, जिसके अंतर्गत वनस्पतियों तथा पेड़ पौधों का अध्ययन किया जाता है। दोस्तों जीव विज्ञान जैसा नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, जीव यानी जीवन का विज्ञान। तो जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसमें सजीवों की उत्पत्ति, संरचना, वर्गीकरण, कार्यशीलता यानी वो किस तरह से वर्क करती है, उनकी बॉडी, उनकी जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती है, यानी किसी भी सजीव प्राणी में होने वाली जितनी भी प्रक्रियाएं हैं या उस प्राणी की उत्पत्ति से लेकर उसकी डेथ तक जितनी भी प्रोसेसेस होती है, उन सब का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है? जीव विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। जीव विज्ञान का जो इंग्लिश वर्ड है बायोलॉजी, वह भी ग्रीक भाषा के शब्दों बायोस और लोगोस से मिलकर बना हुआ है। बायोस का अर्थ होता है लाइफ और लोगोस का अर्थ होता है स्टडी। इस प्रकार हम देखें तो बायोलॉजी का अर्थ होता है स्टडी ऑफ लाइफ यानी जीवन का अध्ययन या जीवों का अध्ययन। अरस्तु को जीव विज्ञान का जनक माना जाता है। अरस्तु जो है उन्हें फादर ऑफ बायोलॉजी कहा जाता है। जीव विज्ञान को मुख्य रूप से दो शाखाओं में विभाजित किया जाता है। पहला प्राणी विज्ञान यानी जूलॉजी। प्राणी विज्ञान जैसे नाम से स्पष्ट है, जूलॉजी, ठीक है। इसके अंतर्गत सभी प्राणियों पर, पृथ्वी पर पाए जाने वाले छोटे से छोटे और बड़े से बड़े सभी प्राणियों का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है? जीव विज्ञान की जूलॉजी शाखा के अंतर्गत, ठीक है। और फादर ऑफ जूलॉजी कौन है? तो फादर ऑफ जूलॉजी भी कौन है? अरस्तु को ही फादर ऑफ जूलॉजी भी कहा जाता है। वहीं दूसरी शाखा की यदि हम बात करें बॉटनी, जिसे पादप विज्ञान या वनस्पति विज्ञान के नाम से भी जाना जाता है, तो इसमें पृथ्वी पर पाए जाने वाले सभी तरह के पेड़ पौधों, उनका अध्ययन इसमें किया जाता है। सभी प्रकार की वनस्पति और पेड़ पौधों का अध्ययन बॉटनी में किया जाता है। और थियोफ्रेस्टस जो है उनको फादर ऑफ बॉटनी कहा जाता है। दोस्तों अभी तक हमने विज्ञान की परिभाषा को जाना, विज्ञान को समझा कि विज्ञान क्या है, उसको किस प्रकार वर्गीकृत किया जाता है, विज्ञान की प्रमुख शाखाएं कौन कौन सी है, उन शाखाओं के बारे में हमने जाना। आइए दोस्तों अब हम आगे बढ़ते हैं और विज्ञान के महत्व को पढ़ते हैं। क्यों विज्ञान इतना महत्वपूर्ण है, किस तरह विज्ञान हमसे और हमारी लाइफ से जुड़ा हुआ है, एक एक करके हम पॉइंट वाइज जानेंगे विज्ञान के महत्व को। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। दैनिक जीवन में यदि हम बात करें तो फ्रिज, कूलर, एसी, घड़ी, लाइट यानी इलेक्ट्रिसिटी, साबुन, ताला। दोस्तों यदि हम दैनिक जीवन की बात करें तो सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक जितनी भी चीज़ें हमें घेरे हुए हैं, हमारे आसपास जितनी भी चीज़ें हैं या जितने भी गैजेट्स हम यूज़ करते हैं, चाहे वो छोटी से छोटी चीज़ हो या बड़ी से बड़ी, वे सभी कहीं ना कहीं विज्ञान से ही जुड़े हुए हैं और विज्ञान की ही देन है। यहाँ मैंने सिर्फ कुछ आपको एक उदाहरण के तौर पर प्रस्तुत किए, जैसे फ्रिज, कूलर, एसी, घड़ी, इलेक्ट्रिसिटी, साबुन, ताला। इनके अलावा भी हम खुद जानते हैं दिन भर में कितनी चीज़ें हम यूज़ करते हैं, और यदि आप गौर करेंगे तो पाएंगे कि वो सभी हमें विज्ञान की ही देन है। चाहे फिर वो वॉशिंग मशीन हो, चाहे मिक्सर हो, या साइकिल हो, व्हीकल हो, मोबाइल हो, टेलीविज़न हो, जो भी आप देखेंगे आपके आसपास घर में, जिस भी चीज़ पे आप नज़र दौड़ाएंगे आप पाएंगे कि वो हमें विज्ञान के द्वारा ही मिली है। यदि हम शिक्षा के क्षेत्र में बात करें तो एक ज़माना हुआ करता था दोस्तों, जब बच्चे
कलम के द्वारा लिखा करते थे पट्टी पर, जिसे स्लेट पेंसिल कहा जाता था। लेकिन विज्ञान ने तरक्की की, पेंसिल का निर्माण हुआ, फिर पेन आए और कागज ने शिक्षा के क्षेत्र में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में एक क्रांति सी ला दी। उसके बाद कंप्यूटर आए, लैपटॉप आए और आज ये आलम है कि हम घर बैठे वर्चुअल क्लासेस के थ्रू किसी भी तरह की पढ़ाई कर सकते हैं। कोई भी कोर्स हम चाहे वो घर बैठे अपने लैपटॉप की सहायता से वर्चुअल क्लासेस के द्वारा हम पढ़ सकते हैं। चिकित्सा के क्षेत्र में दोस्तों यदि बात की जाए तो विभिन्न तरह की दवाइयों का निर्माण, सिरिंज, इंजेक्शन, कठिन से कठिन सर्जरी और यहाँ तक कि ट्रांसप्लांट, फिर चाहे वो हार्ट हो या किडनी ट्रांसप्लांट जैसे कठिन ऑपरेशंस भी आज हमारे डॉक्टर सरलतापूर्वक कर पाते हैं। वो सिर्फ इसी वजह से क्योंकि विज्ञान ने आज चिकित्सा के क्षेत्र में हमें इस काबिल बना दिया है, इतनी चीज़ें हमें विज्ञान ने प्रोवाइड करवा दी है कि अब हार्ट ट्रांसप्लांट जैसी चीज़ें भी हमारे लिए आसान हो चुकी है, जो कभी बहुत मुश्किल मानी जाती थी। और इनके साथ ही कई जटिल बीमारियों पर आज भी दवाइयाँ बनाने के लिए काम चल रहा है। मनोरंजन के क्षेत्र में दोस्तों यदि बात करें तो रेडियो, टीवी, मोबाइल, मल्टीप्लेक्स और वर्चुअल गेम ये आज की हकीकत है। हमें मनोरंजन के जितने भी साधन हैं, चाहे रेडियो हो, चाहे टेलीविज़न हो, मोबाइल स्पेशली, ठीक है, मल्टीप्लेक्स और वर्चुअल गेम जो हमें एक अलग ही दुनिया में ले जाता है, ये सभी विज्ञान की ही देन है। अनुसंधान की यदि हम बात करें तो दोस्तों इंसान शुरुआत से ही उत्साही रहा है आने वाले कल को और नई नई चीज़ों को जानने को लेकर, और इसी वजह से वो लगातार रिसर्च करता है, चीज़ों को खोजने की और जानने की कोशिश करता है। तो अलग अलग क्षेत्र में, चाहे तकनीक का क्षेत्र हो, चाहे पृथ्वी से जुड़े राज हो या ब्रह्मांड से जुड़े या किसी अन्य चीज़ के बारे में, इंसान लगातार खोज कर रहा है, रिसर्च चल रही है। तो ये रिसर्च भी विज्ञान के बिना अधूरी है। संचार के क्षेत्र में यदि हम बात करें तो एक वक्त हुआ करता था जब चिट्ठी लिखी जाती थी और उस चिट्ठी को दूसरे व्यक्ति तक पहुंचने में ही एक लंबा समय लग जाता था। लेकिन आज विज्ञान ने हमें इस काबिल बना दिया है कि हम फेस टू फेस एक जगह से दूसरी जगह आमने सामने बैठकर रियल टाइम वीडियो कॉलिंग करके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं। जैसे चाहें हम, जो चाहे वीडियो कॉलिंग के थ्रू आमने सामने बैठे हुए इंसान को देख सकते हैं, वो भी रियल टाइम में। ये संभव हो सका है तो किसकी वजह से? सिर्फ और सिर्फ विज्ञान की वजह से। फैक्स आए, ईमेल आए, टेलीफोन का आविष्कार हुआ, मोबाइल ने और ज़्यादा क्रांति ला दी। एक वक्त था जब काफ़ी टाइम लगता था मोबाइल्स कनेक्ट होने में, लेकिन आज 5G जैसी टेक्निक भी हमने हकीकत में बना ली है और उसका प्रयोग भी कई देश आज कर रहे हैं। तो संचार के क्षेत्र में भी एक नई क्रांति आई है विज्ञान के द्वारा। यातायात के क्षेत्र में यदि हम बात करें तो आदिमानव ने पहिए की खोज करके एक बहुत बड़ा आविष्कार कर दिया था। लेकिन सिर्फ पहिए की खोज होना ही काफ़ी नहीं था, उसे विज्ञान के द्वारा आगे बढ़ाया गया। साइकिल बनी, साइकिल में मोटर लगा के मोटरसाइकिल का आविष्कार हुआ। फिर कार, बस, ट्रक, ट्रेन और जहाज, चाहे वो पानी में चलने वाला हो या हवाई जहाज हो। किसने सोचा था कि हजारों टन का भारी भरकम लोहे का जहाज हवा में भी उड़ सकता है? या कौन सोच सकता था कि ट्रेन वो बुलेट की स्पीड से चल सकती है? लेकिन विज्ञान की सहायता से ये आज सच हो चुका है और इनका लाभ हम उठा रहे हैं। तो ये हो पाया है तो सिर्फ और सिर्फ विज्ञान की वजह से। रक्षा के क्षेत्र में दोस्तों विज्ञान ने हर क्षेत्र में अपनी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उसी प्रकार रक्षा के क्षेत्र में भी हमें विज्ञान ने बहुत सारी चीज़ें उपलब्ध करवाई है, चाहे वो खतरनाक मिसाइलें हों, आधुनिक हथियार हो, परमाणु बम हो
या ड्रोन जैसे हथियार हों। इसे हम विज्ञान की एक डार्क साइड भी कह सकते हैं कि जहाँ विज्ञान ने हमें इतनी अच्छी चीज़ें दी, वहीं रक्षा के नाम पर ही सही, लेकिन ये सब दुनिया को तबाह करने के ही साधन है। तो हर चीज़ का जिस तरह दूसरा पहलू होता है, उसी तरह ये विज्ञान का एक काला सच है। यहाँ एक चीज़ मैंने स्पेशली नोट डाउन करी है दोस्तों, रोबोट जो होता है, ठीक है, उपरोक्त सभी क्षेत्र में आपको रोबोट ज़रूर मिलेंगे। और रोबोट एक बहुत इम्पोर्टेंट टूल है जो विज्ञान ने मनुष्य को उपलब्ध करवाया है, और हो सकता है आने वाले समय में ये रोबोट मनुष्य को रिप्लेस कर दे। तो रोबोट जो है वो बहुत ही हाईटेक हो चुके हैं। आज आप देखेंगे कि रोबोटों में भी जो है भावनाएं उत्पन्न करने की कोशिश वैज्ञानिकों द्वारा की जा रही है। दोस्तों, अब हम आ चुके हैं आज के हमारे इस लेक्चर के अंतिम पड़ाव पर। और जैसा कि मैंने आपको कहा था कि इस वीडियो लेक्चर के अंत में मैं आपके साथ कुछ ऐसे महत्वपूर्ण टिप्स और ट्रिक्स शेयर करूंगा जो आपको विज्ञान को पढ़ने तथा समझने में सहायता करेंगे। तो आइए दोस्तों, जानते हैं उन महत्वपूर्ण टिप्स और ट्रिक्स के बारे में। सबसे पहले आपको अपने सिलेबस की पूरी जानकारी होना चाहिए। दोस्तों, चाहे आप स्कूल स्टूडेंट हो या किसी भी कंपटीशन के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, जैसा कि मैं हमेशा आपसे कहता रहता हूँ कि आपको सबसे पहले अपने सिलेबस की पूरी जानकारी होना चाहिए। चाहे आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ें, जब तक आपको अपने सिलेबस की जानकारी नहीं है, वो पढ़ाई अधूरी ही रहेगी। तो सबसे पहले आपको अपने सिलेबस की पूरी जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि सिलेबस आपके लिए एक रोड मैप की तरह कार्य करता है जो आपको आगे बढ़ने के लिए सही राह दिखाएगा। तो आपको अपने सब्जेक्ट का जो सिलेबस है वो अच्छे से याद होना चाहिए। फिर क्यों को अच्छे से समझें। दोस्तों, अब आप ये सोच रहे होंगे क्यों क्या है और विज्ञान में इसकी क्या आवश्यकता है। दोस्तों, हर विषय का एक मूल तत्व या सार होता है। फॉर एग्जाम्पल, यदि हम हिस्ट्री की बात करें तो हिस्ट्री का मूल तत्व होता है कब, कहाँ और किसके द्वारा। जैसे यदि हम किसी युद्ध की बात करें तो वो युद्ध कब हुआ, कहाँ हुआ और किन के द्वारा हुआ। ठीक है, यदि किसी संधि की बात करें तो संधि कब हुई, कहाँ हुई और किसके द्वारा हुई। यानी इतिहास का जो सार हुआ या मूल तत्व वो क्या हुआ, कब, कहाँ और किसके द्वारा। इसी तरह यदि हम मैनेजमेंट की बात करें, प्रबंध की बात करें, तो प्रबंध का जो मूल तत्व होता है वो होता है कैसे। यदि हमें कोई कार्य करना है तो हम उसे कैसे अच्छी तरह से कर सकते हैं। ठीक है, प्रबंध को कब, कहाँ, इन चीज़ों से कोई मतलब नहीं होता, उसका मूल तत्व होता है कैसे। उसका फोकस क्या होता है, कैसे। यदि हमको कोई कार्य करना है तो वो कैसे करना है। उसी तरह विज्ञान का जो मूल तत्व या सार होता है वो होता है क्यों। आप खुद देख लीजिए दोस्तों, विज्ञान में हम जितनी भी चीज़ें पढ़ते हैं उनमें हमें सिर्फ एक ही चीज़ ढूंढनी होती है, वो होता है क्यों। जो कुछ भी है वो क्यों है, जो घटनाएं घट रही है वो क्यों घट रही है। और यदि आपने इस क्यों से दोस्ती कर ली दोस्तों, तो विज्ञान आपके लिए बहुत ज़्यादा सरल हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, पृथ्वी पर जीवन है तो क्यों है। ठीक है, वायु दिखाई नहीं देती तो क्यों नहीं दिखाई देती, ऐसा है तो क्यों है, वैसा है तो क्यों है। जो भी होता है उसके पीछे क्या होता है, सिर्फ क्यों। ठीक है, क्योंकि ये क्यों ही विज्ञान का मूल तत्व है। और अगर आपने इस क्यों से दोस्ती कर ली, अगर आप सवाल करना पूछ गए, एक साइंस स्टूडेंट होने के नाते आपके मन में जिज्ञासा जाग गई और आप भी सवाल पूछना शुरू कर दिया, आपने अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाने शुरू कर दिए, ऐसा है तो क्यों है, वैसा है तो क्यों है, तो निश्चित रूप से आप एक सफल साइंस स्टूडेंट बन जाओगे। विज्ञान सिद्धांतों पर आधारित विषय है, तो विभिन्न सिद्धांतों को ध्यान से पढ़ें तथा उनमें छुपे लॉजिक को समझने की कोशिश करें। दोस्तों, जैसा कि हमने शुरुआत में पढ़ा, विज्ञान यानी विशिष्ट ज्ञान। और विज्ञान जो है वो पूरी तरह सिद्धांतों पर आधारित विषय है। यहाँ किसी भी बात को कह दिया और उसे मान लिया नहीं जाता है। कोई भी चीज़ विज्ञान का अंग तब बनती है जब उसे प्रयोगों और प्रेक्षणों पर सिद्ध किया जाता है। यदि कोई चीज़ आप सिद्ध नहीं कर सकते तो वो विज्ञान नहीं होती है। तो इसीलिए सिद्धांतों का विषय है
विज्ञान। तो यहाँ आपको विभिन्न सिद्धांतों को समझना होगा और उन सिद्धांतों के पीछे क्या लॉजिक है। फॉर एग्जाम्पल आकर्षण का नियम, न्यूटन का आकर्षण का नियम, तो उसके पीछे क्या लॉजिक है, ठीक है। उन लॉजिक्स को आपको समझना होगा और जब आप उन सिद्धांतों के पीछे के लॉजिक को समझना सीख जाएंगे ना दोस्तों, तो विज्ञान आपके लिए बहुत ज़्यादा इजी और मज़ेदार हो जाएगा। प्रयोगों के बारे में ज़रूर पढ़ें तथा तथ्यों को अच्छे से समझें। जैसा कि हमने पढ़ा था प्रयोग और प्रेक्षण, ठीक है। प्रयोग जो होते हैं एक्सपेरिमेंट्स, वो साइंस की जान होते हैं। जब तक साइंस में प्रयोग नहीं होंगे आप कह नहीं सकते कि वो साइंस है। तो यहाँ पर आप चाहे जूलॉजी पढ़ें, केमिस्ट्री पढ़ें, फिजिक्स पढ़ें, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ें, आपको एक्सपेरिमेंट्स, प्रयोग हर जगह करने को मिलेंगे, क्योंकि विज्ञान सब्जेक्ट ही प्रयोगों का सब्जेक्ट है। तो प्रयोगों को अच्छे से पढ़ें, उनके बारे में जो तथ्य दिए हुए हैं प्रयोग में उनको समझने की कोशिश करें और हो सके तो प्रयोगों को खुद से करके देखें अपने शिक्षकों की उपस्थिति में। तो आप विज्ञान को और अच्छे से समझ पाएंगे तथा विज्ञान पढ़ने में आपको ज़्यादा मज़ा आएगा। विज्ञान में परिभाषाएं काफ़ी महत्वपूर्ण होती है, तो परिभाषाओं को अच्छे से पढ़ें, यह आपको विज्ञान को समझने में सहायता करेंगी। दोस्तों, विज्ञान में परिभाषाओं का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस होता है। परिभाषा यानी किसी भी चीज़ को सुव्यवस्थित तरीके से समझाना, ठीक है। तो आप विज्ञान की विभिन्न परिभाषाओं, जितनी भी महत्वपूर्ण शब्दावलियाँ होती है विज्ञान की टर्मिनोलॉजी और उनकी जो परिभाषा है, उनको अच्छे से पढ़ें, समझें, याद रखें, तो वो आपको विज्ञान को समझने में काफ़ी आसानी करेगी। और इसीलिए दोस्तों हमने विज्ञान की परिभाषाओं की एक अलग पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है, जहाँ पर आपको विज्ञान से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण परिभाषाएं समय समय पर मिलती रहती है। तो आप उस प्लेलिस्ट में जाकर उन परिभाषाओं को ज़रूर देखें, बिल्कुल सिंपल और शॉर्ट है, वो आपको विज्ञान को समझने में काफ़ी सहायता करेगी। विज्ञान को आसान बनाने के लिए अपने आसपास की वस्तुओं तथा घटनाओं से जुड़े विज्ञान को समझने का प्रयास करें। जैसा कि दोस्तों मैंने कहा था, हमारा जीवन ही विज्ञान है, ठीक है। हमारे आसपास जितनी भी चीज़ें हैं वो सभी विज्ञान से ही प्रेरित है या विज्ञान की ही देन है। तो हमें उनके पीछे के साइंस को, लॉजिक को समझने की ज़रूरत है, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल जैसे हम चलते हैं तो हम क्यों चल पाते हैं, उसके पीछे कौन सा साइंस है। तो उसके पीछे घर्षण बल, क्योंकि हमारे और पृथ्वी की सतह के बीच घर्षण बल लगता है, इसलिए हम चल पाते हैं। अगर हम खड़े हैं तो क्यों खड़े हैं, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है, इस वजह से हम खड़े हैं। यदि गुरुत्वाकर्षण बल नहीं होता तो क्या होता, हम स्थिर नहीं रह पाते। तो ऐसे हर चीज़ के पीछे के हमको साइंस को ढूंढने की कोशिश करना चाहिए, और वही चीज़ आपको क्या करेगी, विज्ञान में काफ़ी आगे ले जाएगी। पुस्तक ज़रूर पढ़ें तथा समय समय पर रिवीजन भी करते रहें। दोस्तों, किसी भी चीज़ को सिर्फ पढ़ लेना या याद कर लेना ही काफ़ी नहीं है, बल्कि उसका टाइम टाइम पर रिवीजन करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और किताबों को अपना सबसे अच्छा दोस्त मानें, किताबें ज़रूर पढ़ें और टाइम टू टाइम आप रिवीजन भी करते रहें, ये आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। सो दोस्तों, ये था हमारा आज का लेक्चर। आई होप आप सभी को काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा, काफ़ी पसंद आया होगा। इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करके हमें मोटिवेट ज़रूर करें दोस्तों, क्योंकि आपका हर लाइक हमें दोगुने उत्साह से काम करने के लिए प्रेरित करता है। ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ इसे शेयर करें, और यदि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिए, ताकि आने वाले सभी लेक्चर्स का नोटिफिकेशन आपको ज़रूर मिले और आप किसी भी लेक्चर को मिस ना करें। इसी तरह पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।